नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है मृगनयनी, जिसका 5वां भाग आप सब सुन चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं मृगनयनी के 6ठे भाग की ओर। राजीव ने तुरंत ही जीविका को गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में ले गया। जीविका को बिस्तर पर लिटाते हुए बड़े ही प्यार से राजीव उसके सर पर हाथ फेरता है और उसकी ओर देखता है। राजीव की आंखों में जीविका को देखकर आंसू आ जाते हैं, ये सोचकर कि आखिर जीविका को हो क्या गया है, जिसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही है। कुछ देर तक राजीव जीविका के पास बैठा रहता है और फिर जीविका गहरी नींद में सो जाती है। तब वो वहां से चला जाता है। सुबह सुबह ही राजीव के पास उसकी माँ सुमित्रा वर्धन का कॉल आता है। हेलो राजीव। राजीव ने कहा, हाँ माँ, कैसी हो तुम। राजीव की मोटी भारी आवाज को सुनते ही उसकी माँ को ये समझ में आ गया कि जरूर कोई बात है, और फिर उन्होंने राजीव से पूछा, क्या बात है राजीव, कोई परेशानी है। राजीव ने जवाब दिया, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है, बस जीविका। इतना सुनकर राजीव की माँ ने झट से पूछा, क्या हुआ जीविका को, वो ठीक तो है। राजीव ने कहा, नहीं माँ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। वो बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रही है, ऐसा जैसे वो जीविका है ही नहीं जिसे हम पहले से जानते थे। वो बिल्कुल बदल चुकी है। राजीव की माँ ने कहा, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कहीं तूने उसे परेशान तो नहीं किया, लड़ाई की हुई क्या तेरी। राजीव ने कहा, नहीं माँ, जीविका जब से भिलवाड़ा से आई है, वो तब से इतना कहते ही राजीव को जैसे एक झटका सा लगा और वो एकदम चुप हो गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने तुरंत ही अपनी माँ का फोन काटा और जीविका के पास जाने के लिए सोचा। राजीव, माँ, मैं तुमको थोड़ी ही देर बाद कॉल करता हूँ। राजीव जीविका के घर जाने को निकलता है। तभी ट्रिंग ट्रिंग की आवाज राजीव के कानों पर पड़ी। दोबारा से राजीव के फोन की घंटी बजती है। राजीव ने फोन उठाया। फोन पर निखिल जोर जोर से हाफता हुआ कहता है, राजीव सर, आप जल्दी ऑफिस आ जाइए, ऑफिस में आग लग गई है। राजीव, व्हाट? आग लग गई? कैसे? अच्छा रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राजीव बिना देर किए थोड़ी ही देर में ऑफिस पहुंचता है। और जब राजीव ऑफिस पहुंचता है तो उसने वहां जाकर देखा कि सभी आग बुझाने में लगे हुए थे। राजीव भी तुरंत ही उसमें लग गया और आग में पानी डालने लगा। आग इतनी लग चुकी थी कि उसे बुझाते बुझाते काफी समय लग गया, और जब पूरी तरह आग शांत हुई तब नजारा बहुत ही बुरा था। ऑफिस की सभी अहम फाइलें जलकर राख हो चुकी थी। उसमें खाक करके भिलवाड़ा के महल का नक्शा और वहां की फुटेज, वीडियोस भी शामिल थे जो जल चुके थे। निखिल ने कहा, राजीव सर, इस आग में तो सब कुछ जलकर राख हो गया, हमारी इतनी मेहनत भी बेकार हो गई। वीना ने कहा, मगर आग लगी कैसे। निशा, ये तो मुझे नहीं मालूम, हम तीनों आज एक साथ ऑफिस आने वाले थे, मगर निखिल जल्दी ही अपने घर से निकला, वो तो यहाँ पहले आ चुका था। अब निखिल ही बता सकता है, शायद उसने देखा हो। निखिल ने कहा, नहीं नहीं, जब मैं यहाँ आया तब तो आग लग चुकी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने राजीव सर और फायर ब्रिगेड को फोन लगाकर यहाँ बुला लिया।
तभी राजीव की नज़र वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी, जो कि ऑफिस से कुछ ही दूरी पर लगी थी और जो अब तक सही सलामत थी। राजीव ने निखिल को कहा, निखिल जल्दी करो और ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करो और देखो कि यहाँ कौन कौन आया था। शायद इसमें आग लगाने वाले का भी पता चल जाए। निखिल तुरंत ही सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगा। कुछ ही देर बाद निखिल ने जो कुछ देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। राजीव ने निखिल का हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है, तुम इतने शॉक क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? राजीव ने निखिल के सामने से लैपटॉप हटाया और खुद ही मोड़कर अपनी तरफ कर दिया। राजीव ने जब कैमरे में कैद वीडियो देखी तो उसके पैरों तले भी जैसे जमीन निकल गई। उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया। उसका शक यकीन में बदल गया। दरअसल राजीव ने कैमरे में देखा कि जीविका ऑफिस के गेट से होकर अंदर गई और जाकर ऑफिस में रखी चीजों के साथ तोड़ फोड़ करने लगी। उसके बाद उसने ड्रॉर में रखी तमाम वो फाइलें निकाली जो कि भीलवाड़ा के महल के रिसर्च से जुड़ी थी और फिर उन सब को जलाकर राख कर दिया। और इसके बाद भी जब वीडियो का फुटेज चेक किया गया तो जीविका ने पूरे ऑफिस में आग लगा दिया था और फिर वो कैमरे में ऐसे देख रही थी जैसे उसने किसी तरह का कोई बदला लिया हो। फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। ये सीन देखकर सभी बेहद अचंभित हुए। वीना ने राजीव से कहा, राजीव, जीविका ने ऐसा क्यों किया? निशा, एग्जैक्टली, आखिर जीविका को ये सब करके क्या मिलेगा? तभी वहां रंजन पहुंच गया और साथ ही आनंद साहब भी पीछे पीछे पहुंचे। दोनों ने सारा नजारा देखा और सभी हाल सुना। सबकी तरह उन दोनों को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब जीविका ने किया है, लेकिन उन्हें ये तो समझ आ ही गया था कि अगर जीविका का नेचर ऐसा नहीं है तो फिर अचानक जीविका ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। एक ही बात सबके दिमाग में एक ही समय पर चलने लगी, वो ये कि जीविका पर किसी प्रेत का साया है जिसने उसे अपने वश में कर लिया है। मगर इस बात से आनंद साहब को थोड़ी समस्या थी। मैंने माना कि मैंने भी कुछ ऐसी चीजों को महसूस किया जो कि मेरी समझ से काफी ज्यादा परे हैं, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि जीविका के अंदर भूत घुस गया है। आनंद साहब ने बड़ी ही निश्चितता के साथ कहा। निशा ने जवाब दिया कि मगर हमने जैसा जीविका देखा है कैमरे में वो ऐसी है नहीं। और रही बात इस बात के सबूत की, तो मैंने भी कई ऐसे पैरानॉर्मल रिसर्च किए हैं जिसमें हमारे किसी टीम मेंबर पर ही वहाँ के भूतों ने कब्जा कर लिया था, जिसे ठीक करना काफी मुश्किल हुआ। इसलिए मैं तो इस बात को मानती हूँ। आनंद साहब ने कहा, मगर निशा, जीविका इस सब बातों को नहीं मानती और मैंने सुना है कि जो इन सब बातों पर यकीन करता है उसे ही ये भूत और प्रेत पॉजेस करते हैं। राजीव, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस पर यकीन करूं, आंखों देखी पर या फिर जो मैंने महसूस किया है उस पर। आनंद साहब ने कहा, तुम सब कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। राजीव, तुम एक काम करो, जीविका किसी चीज से परेशान हो, कोई बात हो जिससे वो बेहद नाराज हो, तुम उसे थोड़ा समय दो और उसे घुमाने ले जाओ या लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ और फिर देख वो कैसे पहली वाली जीविका बन जाती है। परेशान मत हो, सब ठीक होगा। वैसे मैं यहाँ तुझे ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरी छुट्टी खत्म हुई। अब मैं अपने ड्यूटी पर जा रहा हूँ, वो भी उत्तराखंड। अब मुझे छुट्टी 1 साल के बाद ही मिलेगी। राजीव ने आनंद साहब को गले लगाया
और विदा किया। शाम तकरीबन 5 बजे राजीव अपने कॉरिडोर में बैठा चाय पी रहा था और जीविका के बारे में सोच रहा था। तभी उसे आनंद की कही बात याद आई और उसने टेबल पर ही आधी भरी चाय की प्याली को ऐसे ही छोड़कर जीविका के घर की ओर गया। राजीव ने देखा कि जीविका बाहर गार्डन में चुपचाप बैठी थी। उसे वहां बैठा देख राजीव उसके पास गया और उससे कहा, यहाँ क्या कर रही हो अकेली जीविका? ये सुन जीविका ने पलटकर राजीव की ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगी। राजीव ने उसे झट से अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? बिल्कुल ही थकी थकी सी और सर भी दर्द से फटा जा रहा है मेरा। मुझे ऐसा लग रहा है राजीव कि मैं मरने वाली हूँ, जीविका ने हताश होकर कहा। चुप करो, ऐसी बातें नहीं बोलते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, राजीव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। जीविका ने कहा कि राजीव, मुझे कुछ तो हुआ है जो मेरी भी समझ से परे है। राजीव ने कहा, हाँ, तुम थोड़ी सी बीमार हो, लेकिन अपनी दवा लो, फिर देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, वही पहले वाली जीविका बन जाओगी। इस बात को सुनकर जीविका के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई और वो राजीव के गले से लिपट गई। उस वक्त राजीव ने बड़े ही सलीके और प्यार भरे अल्फाजों से जीविका से पूछा, जीविका, कहीं घूमने चले? कहाँ? कहीं भी, मतलब लॉन्ग ड्राइव पर? ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम खुद ही इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तैयार होने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही चलो। जीविका मान गई और फिर दोनों राजीव की गाड़ी में बैठकर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। राजीव गाड़ी चला रहा था और जीविका उसके बगल वाले सीट पर बैठी खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। राजीव को ये समझ में आ रहा था कि जीविका बहुत अपसेट है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो उसका मूड कैसे ठीक करे। उसने फुल वॉल्यूम में गाना बजाया। गाना आजकल के ज़माने का तड़कता भड़कता सा था, जो जीविका को शायद पसंद नहीं आ रहा था। सुनते सुनते उसने राजीव को बोला, राजीव गाड़ी चला रहा था, और तभी जीविका ने कहा कि तुम्हारे पास कोई अच्छा गाना नहीं है क्या? राजीव ने सोचा, चलो कम से कम कुछ तो बोला इसने, और बहुत ही खुशी मन से राजीव ने पूछा, हाँ हाँ बताओ, कौन सा सॉन्ग चलाऊं तुम्हारे लिए? जीविका ने कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन राजीव ने गाना बदला। कुछ देर यूं ही खाली और सुनसान रास्ते पर राजीव गाड़ी चलाता रहा। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद जीविका गाड़ी के खिड़की से बाहर झांकती हुई बोली, मारे जाओगे तुम सब बहुत जल्द। ये सुनकर राजीव चौंका और उसने पूछा, ये तुम क्या बोल रही हो जीविका? किसके मरने की बात कर रही हो? ये सुन जीविका ने राजीव की ओर पलट कर देखा। जैसे ही राजीव ने जीविका को देखा, वो एकदम से चीख पड़ा, क्योंकि वो जीविका नहीं कोई और थी। दरअसल जीविका जब राजीव की ओर पलटी तो उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ और काला पड़ चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई, जिससे जीविका राजीव को घूर रही थी। उसे देखकर राजीव काफी डर गया और फिर उसने गाड़ी को ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकने की कोशिश की, मगर गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। राजीव ने बहुत कोशिश की, मगर गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लग रहा था। शायद राजीव की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। राजीव की गाड़ी अपने आप ही बड़ी ही स्पीड से भाग रही थी। राजीव कभी जीविका को देखता तो कभी अपनी गाड़ी पर ब्रेक मारकर उसे रोकने की कोशिश करता। ये दृश्य तकरीबन 3 से 4 मिनट चला। अचानक
राजीव की गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकराई और उसमें राजीव के सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से उसका सर सामने हैंडल पर आकर टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। जब राजीव की आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी और वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। उसने देखा कि उसके बेड के चारों ओर निशा, रंजन, निखिल और वीना बैठे हुए थे और सामने ही रूम के बाहर इंस्पेक्टर साहब ने राजीव की ओर देखा और फिर डॉक्टर से कुछ बात करने लगे। राजीव को रात की घटना याद आई और उसने अपना सर पकड़ लिया जो कि दर्द से फटा जा रहा था। निखिल ने कहा, राजीव सर, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? राजीव ने बताया, वो मैं। इससे पहले कि राजीव कुछ बोल पाता कि तभी जीविका दौड़ती हुई राजीव के पास आई और आकर उसके गले से लिपट कर रोने लगी। राजीव ये देखकर हैरान हुआ और बिना कुछ बोले ही बस जीविका को देखता रहा। जीविका, राजीव, तुम ठीक तो हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया था? तुमने गाड़ी को पेड़ पर ले जाकर टकरा दिया? राजीव, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? जीविका, याद नहीं मतलब? मुझे याद नहीं कि तुम्हें याद नहीं। चोट तुम्हारे सर पर लगी है, मेरे सर पर नहीं। तुमने ही तो। जीविका आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी राजीव ने देखा कि इंस्पेक्टर साहब वहां आकर खड़े हो गए। उसने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब ने एक फाइल राजीव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरफ से दिया हुआ बयान है कि कल रात क्या हुआ था, जिस पर तुम्हारी सहमति के लिए तुमको साइन करना होगा। जीविका ने बताया कि जैसे तुम ड्रंक होकर गाड़ी चला रहे थे। आइंदा ऐसा करने की कोशिश करना मत, वरना कार्रवाई हो सकती है। राजीव ने जीविका की ओर बड़ी ही हैरानी से देखा कि आखिर क्यों जीविका ने पुलिस को झूठ बोला, मगर कहीं न कहीं राजीव उसकी हर हरकत को समझ रहा था। इसलिए उसने चुपचाप उस पेपर को लिया और उस पर सिग्नेचर कर दिया। इंस्पेक्टर साहब से माफी भी मांगी। इंस्पेक्टर साहब ने जाते जाते राजीव से एक बात कही जो कि सभी को चुभने लगी थी। उन्होंने कहा, वैसे भगवान का करिश्मा तो देखो, एक्सीडेंट में तुम्हें तो काफी चोटें आई, इतनी कि तुम्हें पूरी तरह ठीक होने में कई दिन लगेंगे, मगर वही दूसरी ओर तुम्हारी गर्लफ्रेंड जीविका को एक खरोंच तक नहीं आई। गॉड ब्लेसिंग। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब की बात राजीव को जैसे एक झटका सा दे गई और जो कुछ भी कल रात राजीव ने जीविका के साथ महसूस किया था वो भी उसे परेशान कर रही थी। ये सारे लक्षण राजीव को किसी और इशारा कर रहे थे, मगर जीविका के खोने के डर ने शायद राजीव को भ्रमित भी कर रखा था, जिसकी वजह से वो सारी बातें मानने को तैयार ही नहीं थे। पुलिस के जाते ही निखिल ने राजीव को धीरे से कहा, हम सब जानते हैं कि आप ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाते हो, फिर जीविका ने झूठ क्यों कहा? और क्या आपने जीविका से ऑफिस वाली बात पूछी? निखिल के साथ साथ सभी को बहुत ही उत्सुकता थी ये जानने की, मगर राजीव ने उस वक्त किसी के बातों का कोई जवाब नहीं दिया और खुद भी जीविका से कोई सवाल नहीं किया। मगर जीविका ने निखिल की बात सुन ली थी। जब निखिल राजीव से जीविका के बारे में बात कर रहा था, मगर उसने उस वक्त निखिल से कुछ भी नहीं बोला। इसी तरह 3 दिन बीत गए। राजीव अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अचानक रात के तकरीबन 10:30 बजे निखिल को जीविका का फोन आया और उसने निखिल को तुरंत ही राजीव के घर के पीछे वाले गार्डन में ये कहकर बुलाया कि राजीव यहाँ बेहोश पड़ा है। अब निखिल ने हड़बड़ाते
हुए बिना किसी को इन्फॉर्म किए तुरंत ही जीविका के बताए हुए जगह पर पहुंच गया। निखिल जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसा कि जीविका ने बताया था। रात के सन्नाटे में बस वहां कुछ था तो सिर्फ झिंगुर और उसकी आवाज जो निखिल को सुनाई दे रही थी। निखिल ने आवाज लगाई, कोई है? कोई है यहाँ? राजीव सर, जीविका मैम। निखिल जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। उसने आवाज भी लगाई। निखिल ने कुछ देर तक आवाज लगाने के बाद जब उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी तो वो शांत हो गया, मगर वहां न तो राजीव था न ही जीविका दिखाई दे रही थी। निखिल ने कहा, अरे यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा जीविका ने बताया था, राजीव सर यहीं बेहोश पड़े हैं। मैं एक काम करता हूँ, राजीव सर को खुद ही फोन लगाकर देखता हूँ। और फिर निखिल वापस अपने गाड़ी की तरफ गया। उसने सोचा कि वो राजीव को फिर से फोन लगाकर पूछेगा कि आखिर माजरा क्या है। निखिल ने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, उसने जीविका को बेहोश पड़ी गाड़ी में पाया। निखिल ये देख एकदम से घबरा गया और फिर वो जीविका को होश में लाने की कोशिश करने लगा। निखिल, जीविका, जीविका उठो, क्या हो गया तुम्हें? उसने सोचा कि अचानक जीविका को क्या हुआ और ये मेरी गाड़ी में क्या कर रही है। निखिल कुछ सोचता तभी निखिल के मोबाइल पर एक राजीव का कॉल आया। हेलो निखिल, सामने से राजीव की आवाज आई। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल घबराया हुआ है और उसने निखिल से पूछा, निखिल तुम कहाँ हो? निखिल बोला, सर मैं तो आपके घर के पीछे वाले गार्डन में हूँ, जहाँ जीविका ने मुझे ये कहकर बुलाया कि आप यहाँ बेहोश पड़े हो। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि जीविका खुद ही यहाँ बेहोश पड़ी है। ये सब क्या है? राजीव ने हड़बड़ाते हुए कहा, निखिल देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी तरह से तुम वहां से जल्दी निकलो। निखिल, मगर सर जीविका यहाँ बेहोश पड़ी है, उसे छोड़कर मैं यहाँ से कैसे जाऊं? मगर निखिल ऐसा बोलता गया, लेकिन राजीव ने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, वहां से जल्दी निकलो। राजीव इतना कह ही रहा था कि निखिल के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। राजीव फोन पर, हेलो हेलो निखिल। राजीव बार बार हेलो हेलो कहता रहा, मगर सामने से निखिल की कोई आवाज नहीं आई। राजीव समझ चुका था। वो दौड़ा दौड़ा अपने घर के पीछे वाले गार्डन में पहुंचा तो उसने देखा कि निखिल की लाश बहुत ही बुरी हालत में एक विशाल पेड़ पर लटकी हुई थी, जिसे देखते ही राजीव के होश उड़ गए और वो निखिल के पास जाकर रोने लगा। थोड़ी ही देर में राजीव ने खुद को संभालते हुए पुलिस और साथ ही साथ अपने टीम मेंबर को भी कॉल करके बुलाया। पुलिस ने जब सारी बात सुनी तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया और रिपोर्ट लाने तक इंतजार करने को कहा। वीना, रंजन और निशा ये सभी पूरी तरह राजीव के घर पर ही रुके और देखते ही देखते सुबह के 6 बज गए। निशा ने कहा, राजीव तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा निखिल को? राजीव ने निशा के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी ही देर में राजीव का नौकर मोहन वहां आया। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। वो सबके लिए सुबह की चाय लेकर आया था। थोड़ी ही देर में राजीव का नौकर मोहन जब चाय लेकर आया तो उसका भी मुंह उतरा हुआ था। मोहन ने कहा, मालिक आप सबके लिए चाय लाया हूँ। और चाय की ट्रे वहीं टेबल पर रख कर मोहन वहां से दबे पांव वापस चला गया।
राजीव ने ये नोटिस किया कि मोहन कल रात से बिल्कुल शांत है, जबकि वो कभी इस तरह चुप नहीं बैठता। लेकिन आज इतना बड़ा हादसा हो गया और मोहन ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। राजीव ये सोच ही रहा था कि तभी रसोई घर से मोहन के रोने की आवाज सुनाई दी। राजीव ने जब मोहन को रोते हुए सुना तब वो और उसके साथ साथ सभी रसोई घर में गए। जब उन्होंने मोहन को देखा तब वो जमीन पर बैठा सिसकियां भर रहा था। राजीव मोहन के पास गया और उससे पूछा, क्या बात है मोहन, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? मोहन, रो नहीं तो और क्या करूं मालिक, मेरी ही गलती थी। मेरी ही गलती की वजह से निखिल बाबू की जान गई। तुम्हारी गलती की वजह से? वो कैसे? राजीव ने बड़ी ही हैरानी से मोहन से पूछा। मोहन ने जवाब दिया, हाँ मालिक, जब जीविका जी घर पर आई थी तब आप उस समय घर पर नहीं थे। उन्होंने पूछा, राजीव कहाँ है? मैंने कहा, वो तो मालिक ने बताया नहीं, बस थोड़ी ही देर में आते होंगे, मगर आप इतनी रात गए, क्या कोई काम है? जीविका, तुम अपना काम करो, ज्यादा ताक झाक करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा भी घर है। मोहन, और वो इतना कहकर घर के पीछे वाले गार्डन में जाने लगी। उन्हें इस समय उस ओर जाता देख मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन उनके हाव भाव में तो ऐसा लग रहा था कि वो छुपते छुपाते हुए वहां गई नहीं। थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी निखिल बाबू वहां पहुंचे और दोनों में जाने क्या बात हुई ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर राजीव ने पूछा, मगर क्या, बताओ मुझे। मोहन ने आगे बताते हुए कहा, मालिक, जीविका जी तो पहले से ही कुछ बदली बदली सी लग रही थी, लेकिन उन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। मैंने उस वक्त देखा कि उन्होंने मेरे ही सामने निखिल बाबू को कैसे मारा। निशा, कैसे मारा मोहन, जल्दी बताओ। मोहन ने आगे बताते हुए कहा कि निशा मैडम, वो जीविका जी ने निखिल के सर पर एक हथौड़े जैसा मारा, फिर उसे यूं हवा में उछालते हुए पेड़ पर टांग दिया, जिससे एक ही सेकंड में उनकी मौत हो गई। और मैं वहां खड़ा आपको बुलाने के सिवा सब चुपचाप देखता रहा। मैं चाहता तो निखिल बाबू को बचा सकता था, लेकिन मैं क्या करूं? उस वक्त जीविका जी को ऐसे देखकर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतना कहकर ही मोहन जोर जोर से रोने लगा। सभी की आंखों में भी फिर से आंसू आ गए। थोड़ी ही देर बाद राजीव ने मोहन और बाकी लोगों को बताया कि देखो, मुझे ये शक था, बल्कि पूरा यकीन था कि जीविका किसी इविल स्पिरिट से पोजेस है, मगर वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने जीविका को अपने बस में कर लिया है। इतना सुनते ही वीना ने तुरंत बात को बीच में ही टोकते हुए कहा, कहीं ये उस भिलवाड़ा के राजमहल की आत्मा तो नहीं? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी नई कहानी लेकर आए वो आप तक ज़रूर पहुंचे। ये कहानी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा।